नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। इस सेशन के अंतर्गत हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत में राजनीतिक संस्थाओं एवं कांग्रेस के गठन एवं उसके विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं के ऊपर चर्चा करेंगे, जो आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, जैसे आप जेपीएससी, बीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एसएससी, रेलवे या किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं, तो उसके लिए यह उपयोगी सिद्ध होगा सेशन। ये ध्यान रखिएगा। यह जो सेशन है मूलतः इतिहास कैप्सूल, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण रिवीजन बुक है, उस पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, इसके माध्यम से आप अपना रिवीजन बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। और यदि आप लोग इस बुक को अपने लिए एक अन्य नोट्स की तरह उपयोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें विभिन्न चीजों को आप ऐड कर सकते हैं और अपना एक बेहतरीन नोट्स आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो काफी अच्छी बुक है, आप लोग भी इसे पढ़ सकते हैं। काफी जो कीमत है इसे काफी कम भी रखी गई है। तो चलिए, तो ये हो गया हमारा भारत में राजनीतिक संस्थाएं एवं कांग्रेस। अब हम लोग अगर बात करें कि जब भारत में राष्ट्रवाद का विकास होता है, तो हम लोग देखते हैं कि भारत के प्रबुद्ध भारतीयों के द्वारा यहाँ पर कुछ ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जाती है जो भारतीयों की वकालत करती है और ब्रिटिश सरकार के समक्ष स्वशासन या फिर हम लोग ये कहें शासन में अपने हिस्सेदारी की मांग करती है। और मूल रूप से अगर हम लोग देखें तो वो याचनाओं और प्रतिवेदनों के माध्यम से ये कार्य कर रहे थे कि भारतीयों को भी शासन में हिस्सेदारी सौंपी जाए। तो यहाँ पर इन संस्थाओं के माध्यम से भारतीयों के द्वारा यह प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन अगर हम लोग देखें भारत में, तो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व अगर कुछ स्थापित संगठनों की हम लोग बात करें, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कुछ ऐसे संगठनों का निर्माण किया गया था जो अपने हितों की ही बात करते थे। जिसमें सबसे पहला संगठन अगर हम लोग बात करेंगे भारत में, तो वह अगर हम लोग देखें बंगाल में राजनीतिक संगठन का विकास हुआ था। और सबसे पहले अगर राष्ट्रवाद की बात करेंगे, तो राष्ट्रवाद का जो प्रभाव था वह बंगाल में सर्वाधिक था और प्रबुद्ध बंगाली भारतीयों के माध्यम से यह भारत के अन्य क्षेत्रों में यह इसका प्रचार प्रसार हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बंग भाषा प्रकाशक सभा या बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना 1836 ईस्वी में बंगाल में की गई थी। यह जो सभा थी, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय और उनके साथियों के द्वारा की गई थी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस सभा का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा करना या सरकारी क्रियाकलापों की समीक्षा करना इस सभा का मूल उद्देश्य था। साथ ही साथ यदि किसी प्रकार का सुधार करना है अंग्रेजी या ब्रिटिश शासन व्यवस्था में, तो उसके लिए स्मरण पत्र या याचिका प्रस्तुत करना अंग्रेजी सरकार के समक्ष, ताकि उस प्रार्थना के माध्यम से भारत की शासन व्यवस्था में सुधार किया जा सके। इसके उपरांत अगर हम लोग देखेंगे, तो सबसे प्रमुख संगठन के रूप में 1838 ईस्वी में लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन कलकत्ता में किया गया था और इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा, द्वारकानाथ टैगोर ने लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की थी 1838 ईस्वी में। इसका मूल उद्देश्य था कि जो भी जमींदार हैं उनके हितों को बरकरार या सुरक्षित रखना इस सभा का मूल उद्देश्य था। और यह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था के रूप में भी इसे हम लोग जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे, तो भारत में संगठित राजनीतिक सुधारों का प्रारंभ हम लोग लैंड होल्डर्स सोसाइटी के माध्यम से ही देखते हैं। इसके उपरांत हम लोग बात करेंगे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का, जिसकी स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा किया गया था। इस सोसाइटी में अंग्रेज और भारतीय दोनों लोग जो मिलकर दोनों प्रकार के लोगों का यह संगठन था। और ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों में भी वैसे लोग शामिल थे जो कि गैर सरकारी थे, भारत में निवास करते थे लेकिन सरकार के साथ में जुड़े हुए नहीं थे। अंग्रेजों और भारतीयों का यह मिला जुला संगठन था। उद्देश्य इसका क्या था? तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना इस बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का मूल उद्देश्य था। यह ध्यान रखिएगा, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर के भारत में
ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 28 अक्टूबर 1851 ईस्वी में राधाकांत देव के द्वारा कर दी जाती है। ध्यान रखिएगा, राधाकांत देव पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इन दोनों संगठनों को मिलाया था और इसका मूल उद्देश्य था बंगाल के जो भी जमींदार थे या जो भी भूमिपति थे उनके लिए आवाज उठाना। इस संस्था का मूल उद्देश्य बनाया गया। इसके उपरांत हम लोग देखते हैं इंडियन लीग की स्थापना सितंबर 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की जाती है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे शंभू चंद्र मुखर्जी। और इस संगठन का मूल उद्देश्य था भारत में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना और भारतीय विद्यार्थियों के अंतर्गत या भारतीयों के अंतर्गत राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित कर पाना, ताकि वो लोग अपने अधिकारों के विषय में जान सके और उसके प्रति वो लोग आवाज उठा सके। इसका मूल उद्देश्य था इंडियन लीग का, ये ध्यान रखिएगा। इसी कालखंड में यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हम लोग इल्बर्ट बिल विवाद भी देखते हैं। 1884 ईस्वी का इल्बर्ट सीपी इल्बर्ट के शासन काल में सीपी इल्बर्ट के द्वारा लॉर्ड रिपन के शासन काल में यह बिल लाया गया था। इस बिल में बताया गया था कि जो अंग्रेज अपराधी या अभियुक्त होंगे, अपराधी नहीं शब्द का उपयोग कीजिएगा, अंग्रेज अभियुक्तों की सुनवाई भारतीय जजों के द्वारा करने का प्रावधान इस बिल में किया गया था। लेकिन यहां पर बोला गया अंग्रेजों के द्वारा कि भैया हम लोग श्वेत हैं, सफेद वर्ण के लोग हैं, श्वेत वर्ण के लोग हैं और भारतीयों से ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार हैं, तो हमारे मामलों की सुनवाई हमसे छोटे भारतीय जजों के द्वारा कैसे की जा सकती है। तो स्वयं जो जातिगत या वर्ण की जो या रंग की जो श्रेष्ठता थी यहाँ स्थापित करने का अंग्रेजों के द्वारा प्रयास किया जाता है। इसके लिए वो लोग विद्रोह भी करते हैं, जिसे हम लोग श्वेत विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। श्वेत विद्रोह का संदर्भ दो जगह आप लोग ध्यान में रखिएगा, 2 या 3 जगह भी कहीं कहीं हो जाता है। एक ध्यान रखिएगा, श्वेत विद्रोह हमारा लॉर्ड क्लाइव के शासन काल में हुआ था, एक लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में हुआ था। तो इनके काल में भी श्वेत विद्रोह हुए हैं। और इल्बर्ट बिल विवाद के लिए जब लॉर्ड रिपन के समक्ष अंग्रेजों ने विरोध या विद्रोह किया तो इसे भी श्वेत विद्रोह की संज्ञा भारतीय इतिहास में दी जाती है। इसके उपरांत इंडियन नेशनल एसोसिएशन का गठन किया जाता है 26 जुलाई 1876 ईस्वी को कलकत्ता के एल्बर्ट हॉल में। इसके संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी या आनंद मोहन बोस, ये ध्यान रखेगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन का गठन किया जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का कथन था सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे ये राष्ट्रगुरु और बिना ताज के बादशाह के नाम से प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा भी गया है कई बार कि बिना ताज के बादशाह की उपमा किसे दी गई है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को दिया गया है। इस इंडियन नेशनल एसोसिएशन का मूल उद्देश्य था देश में एक शक्तिशाली संस्था का गठन करना, राजनीतिक आधार पर भारतीयों को एकबद्ध करना या एकता के सूत्र में जोड़ना इंडियन नेशनल एसोसिएशन का मूल उद्देश्य था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की एक महत्वपूर्ण संस्था थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था कौन थी, तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन थी। इसके उपरांत यदि हम लोग बात करें तो भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी राजनीतिक संगठनों की स्थापना की जाती है, जिसमें हमारा बंबई प्रमुख है। बंबई में बंबई एसोसिएशन की स्थापना 26 अगस्त 1892 को की गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और इसका मूल उद्देश्य था कि सरकार को समय समय पर ज्ञापन, प्रतिवेदन आदि देना और उसके माध्यम से भारतीयों की शासन में भागीदारी और शासन की समीक्षा करके उसमें सुधार के क्या कार्य किए जा सकते हैं उसके लिए ये ज्ञापन सौंपते थे, ये ध्यान रखिएगा। शासन में सुधार आदि के लिए ये लोग काम करते थे दादा भाई नौरोजी। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से पूर्व हम लोग देख लेते हैं दादा भाई नौरोजी के जीवन वृत्त को। इनका जन्म 4 सितंबर 1825 ईस्वी में गुजरात के नवसारी जिला में हुआ था, ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 के गुजरात के नवसारी जिला में हुआ था। इनका प्रमुख सिद्धांत है धन के निष्कासन का सिद्धांत। यह बहुत ही प्रमुख सिद्धांत है, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इनकी प्रमुख पुस्तक है
पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी प्रमुख कृति है। और इसी कृति में इन्होंने धन के निष्कासन से संबंधित जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किया था। ये पहले भारतीय थे इन्होंने भारतीयों के राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम की गणना की थी और इन्होंने बताया था कि 20 रुपए जब इन्होंने इसका मूल्यांकन किया था तो भारतीयों की जो आय बताई थी या 20 रुपए वार्षिक दादा भाई नौरोजी के द्वारा बताई गए थे। इन्होंने एक प्रमुख पत्रिका राष्ट्र गुप्तार का प्रकाशन प्रारंभ किया था और स्वराज शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता, या ध्यान रखिएगा स्वराज शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता, यहाँ पर ये चीज हम लोग को ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी कि जब दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था वह कांग्रेस के मंच के ऊपर से किया था। तो कांग्रेस के मंच से 1906 के कलकत्ता के अधिवेशन में इन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और यदि हम लोग बात करेंगे कि स्वराज शब्द का उल्लेख सबसे पहली बार या उपयोग किसने किया तो स्वामी दयानंद सरस्वती को हम लोग इसके लिए जानते हैं। उन्होंने कहा था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य की तुलना में बेहतर है और भारत भारतीयों के लिए है। यह नारा भी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। तो इन दो नारों में स्वराज शब्द का उपयोग इन्होंने दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अब बात करेंगे बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई के त्रिमूर्ति फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी टैलंग के द्वारा किया गया। यह ध्यान रखिएगा इन तीनों को बंबई के त्रिमूर्ति के रूप में भी जाना जाता है। और फिरोज शाह मेहता की बात करेंगे तो इन्हें बंबई का बेताज बादशाह के नाम से ये प्रसिद्ध थे। बड़ा अच्छा उपमा है, ये ध्यान रखिएगा, बंबई का बेताज बादशाह फिरोज शाह मेहता को कहा जाता है। इस एसोसिएशन का मूल उद्देश्य था कि भारत में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना, यह ध्यान रखेगा। इसके बाद पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना पूना में 1870 ईस्वी में एमजी रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा की जाती है। गणेश वासुदेव जोशी ने एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे को पूना एसोसिएशन की स्थापना में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना में अपनी सहायता दी थी। इस सार्वजनिक सभा का जो मूल उद्देश्य था यह था जनता को जागरूक करना और सरकारों के उद्देश्य से कि आखिर सरकार के उद्देश्य क्या है उससे संबंधित जनता को जागरूक करना, उन्हें राजनीतिक विचारों से अवगत कराना मूल उद्देश्य था और जनता को उनके अधिकार क्या है इसके संबंध में भी जागरूक करना पूना सार्वजनिक सभा का मूल उद्देश्य था। अब हम लोग देखते हैं मद्रास में जो प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई थी। इसमें पहली संस्था थी मद्रास नेटिव एसोसिएशन। 1852 ईस्वी 26 फरवरी 1852 ईस्वी को मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना गजुलू लक्ष्मी नसुचेट्टी के द्वारा किया गया था। यह ध्यान रखिए, नाम बड़ा अटपटा है तो जीएल नसुचेट्टी नाम याद रखिएगा आप लोग। जीएल नसुचेट्टी जो है वो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की थी 1852 में। मद्रास महाजन सभा एक दूसरी महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था थी मद्रास की। 1884 ईस्वी में एम.बी. राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू के द्वारा मद्रास महाजन सभा की स्थापना की जाती है। अब भारत में तो भारतीयों के द्वारा बहुत सारी राजनीतिक संस्थाएं स्थापित की गई, लेकिन ब्रिटेन में भी निवास करने वाले अनिवासी भारतीयों के द्वारा और भारतीयों के सहायक अंग्रेज लोगों के द्वारा भी राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की गई थी ताकि भारतीय लोगों के ऊपर हो रहे निर्मम शोषण के विषय में वहां के लोगों को जागरूक किया जाए और ब्रिटेन की जो सरकार है उसे अवगत कराया जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस प्रकार से शोषण और उत्पीड़न का अपना दुष्चक्र चला रही है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना 1862 ईस्वी में लंदन में सी पुरुषोत्तम मुदलियार के द्वारा किया गया था। वहीं लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 ईस्वी में लंदन में ही दादा भाई नौरोजी और डब्ल्यू.सी. बैनर्जी के द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एक महत्वपूर्ण संस्था थी। इसकी स्थापना भी लंदन में 1866 ईस्वी में 1 दिसंबर को की गई थी और इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का मूल उद्देश्य था कि ब्रिटिश जनता और ब्रिटिश संसद को भारतीयों के विषय में अवगत कराना और उन्हें यह बताना
कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस प्रकार से शोषण और उत्पीड़न का दुष्चक्र चला रही है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारी सारी जो संस्थाएं थी, चाहे कलकत्ता की संस्था हो, बंबई या मद्रास की संस्था या फिर ब्रिटेन के लंदन में स्थापित संस्थाएं, ये सभी की सभी संस्थाएं कांग्रेस की स्थापना से पूर्व गठित प्रमुख संस्थाएं थी। इसमें से याद रखिएगा कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था हमारा, इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो था, ये सबसे इंपॉर्टेंट संस्था थी जो कि आपका कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की थी। अब बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना के संबंध में, तो यहां ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस की स्थापना के संबंध में बहुत सारे थ्योरीज प्रचलित हैं और मूल रूप से डफरिन और एओ ह्यूम से संबंधित है। आगे हम लोग देखेंगे, पहले स्थापना की बात कर लें। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है और ये ग्वालियर टैंक मैदान दिया हुआ है, आपका ये ध्यान रखिएगा। जब ग्वालियर टैंक मैदान की बात करते हैं तो अगस्त क्रांति हमारे दिमाग में घूमती है और गांधी जी का नारा अंग्रेजों को भारत छोड़ो, ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे बात करेंगे कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या एओ ह्यूम थे, जो कि एक रिटायर्ड अंग्रेज सिविल सेवक थे और प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और उस समय जब कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई तो लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। अब यहाँ पर स्थापना, यहाँ ध्यान में रखिएगा कि कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा की गई थी। तो आखिर एक अंग्रेज व्यक्ति को भारत की आजादी में या भारत की जनता के मध्य राजनीतिक अधिकारों के विषय में जानकारी उपलब्ध करवाने में इतनी क्या दिलचस्पी थी जो इस प्रकार की संस्था की स्थापना की गई थी। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था, जिसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो सिद्धांत आता है वो आता है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का। तो ध्यान रखिएगा कि प्रेशर कुकर अगर आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि हम विद्यार्थी जीवन में खाना खुद से बनाते हैं, तो सीटी के नीचे जो हैंडल होती है उसके नीचे एक सेफ्टी वॉल्व होता है। तो अगर प्रेशर ज्यादा हो जाए, सीटी किसी कारण से न बचती है, तो सेफ्टी वॉल्व भी सबसे पहले बाहर निकल करके आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी उसी के अंतर्गत दिया गया है, तो इसे आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना का सिद्धांत था कि भारतीयों के अंदर जो असंतोष की भावना बढ़ रही है, उस भावना को धीरे धीरे बाहर निकालना इस संस्था का उद्देश्य सबसे पहली बार बताया गया इसी थ्योरी में। इस थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे, तो लाला लाजपत राय इस थ्योरी के प्रतिपादक थे। उन्होंने यंग इंडिया में लिखे पत्र में यंग इंडिया पत्र में आलेख जब इन्होंने लिखा था तो उसमें इन्होंने पहली बार इस थ्योरी की चर्चा की थी और बताया था कि जनता के असंतोष को कम करने के लिए ही कांग्रेस का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे त्वरित चालक के सिद्धांत के रूप में बताया था। जिस प्रकार से अगर हम लोग देखें कि जब आसमानी बिजली गिरती है, त्वरित चालक जिस भी मकान या जिस भी स्मारक या जिस भी जगह पे लगी होती है, तो वह त्वरित चालक उस आकाशीय बिजली को अपनी ओर आकर्षित करके उसे भूमिगत कर देती है। उसी प्रकार से कांग्रेस को बताया गया कि जनता रूपी आकाशीय बिजली को अवशोषित करके ब्रिटिश सरकार को सुरक्षित रखना इस संस्था का मूल उद्देश्य था और भारतीयों में उत्पन्न हो रहे विक्षोभ या आक्रोश या असंतोष को कम करना इसका मूल उद्देश्य इस त्वरित चालक सिद्धांत के अंतर्गत गोपाल कृष्ण गोखले ने बताया था। अब कांग्रेस की स्थापना के संबंध में यदि कुछ विचारों को हम लोग देखें तो डफरिन ने कहा था कि यह छोटे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, छोटे या सूक्ष्म वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, लॉर्ड डफरिन का कहना था। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करेंगे तो इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं और वो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत अपने लिए एक पद चाहते हैं, इसीलिए ये लोग कांग्रेस की स्थापना की ताकि सरकार के साथ जुड़ करके वो अपने जीवन को बेहतर कर पाए। लॉर्ड कर्जन का कहना है कि कांग्रेस अपनी मृत्यु
की ओर बढ़ रही है और भारत में रहते हुए मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु की आकांक्षा करता हूं, उसकी मदद करूंगा। शांतिपूर्ण मौत की आकांक्षा लॉर्ड कर्जन के द्वारा बोला गया। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को एक याचनाकारी संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की थी, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करें कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों की, जिसमें पहला अधिवेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि प्रथम अधिवेशन जो था 1885 ईस्वी में बंबई में हुआ था, लेकिन यहाँ तथ्य एक ध्यान रखिएगा कि इससे पूर्व यह जो अधिवेशन था पूना में प्रस्तावित था, लेकिन पूना में प्लेग और अकाल फैले होने के कारण इसे बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया। प्रारंभ में एओ ह्यूम जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में इसकी स्थापना करना चाहते थे, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और इसके सचिव या महासचिव एओ ह्यूम थे और इसका मूल उद्देश्य था भारतीय प्रबुद्ध भारतीयों या भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के मध्य एक समन्वय बनाना, राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करना और भारतीय जनता की मांगों को अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत करना इसका मूल उद्देश्य था। यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि जब कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था पहला, तो उसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें बंबई प्रेसिडेंसी से 38, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं अवध तथा पंजाब आदि से विभिन्न भारतीयों ने, राष्ट्रवादी नेताओं ने इसमें भाग लिया था। दूसरे अधिवेशन की बात करेंगे तो 1886 दिसंबर में ही हुआ था, यह कलकत्ता में हुआ था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था वो 3 दिन तक चल रहा था, 28, 29 और 30 तारीख। ये 3 दिन दिसंबर माह में इसका अधिवेशन का आयोजन किया जाता था 1920 ईस्वी तक। तो दिसंबर की बात करेंगे तो कलकत्ता में हुआ तो दूसरा अधिवेशन। अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी, इन्हें हम लोग द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे या पहले अल्पसंख्यक अध्यक्ष भी कह सकते हैं आज के लैंग्वेज में। चलिए, पहले पारसी अध्यक्ष या पहले अल्पसंख्यक अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और सदस्यों की संख्या थी इसमें 436 व्यक्ति या 36 राष्ट्रवादी नेता इस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किए थे। इसी अधिवेशन की एक प्रमुख विशेषता थी कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी, उसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया था। यह ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इंडियन नेशनल एसोसिएशन को कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की महत्वपूर्ण संस्था के रूप में भी जाना जाता है। तीसरे अधिवेशन की बात करेंगे तो 1887 ईस्वी में मद्रास में इसका आयोजन हुआ था। अध्यक्षता किए थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, और सैयद बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ था कि कांग्रेस ने विषय निर्धारण समिति का गठन किया था और इस विषय निर्धारण समिति का जो मूल कार्य था वह कांग्रेस के संचालन के लिए विषयों का निर्धारण करना, सब्जेक्ट्स का निर्धारण करना, इस विषय निर्धारण समिति का मूल कार्य था। चौथे अधिवेशन की का आयोजन इलाहाबाद में किया गया था, आज के प्रयागराज में। ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1888 ईस्वी में प्रयागराज में चौथे अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले नामक एक अंग्रेज ने की थी। और जॉर्ज यूले जो था यह प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष था या प्रथम यूरोपीय या प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था कांग्रेस का। इस समय 1248 सदस्यों ने इस अधिवेशन में भाग लिया और लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब के प्रमुख राष्ट्रवादी और आर्य समाजी नेता थे, इन्होंने पहली बार चौथे अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लाला लाजपत राय की जब हम लोग बात करेंगे तो लाल बाल पाल तीनों गरम दल के जो टिकड़ी थी उसके प्रमुख नेता में से एक थे। और साइमन गोबैक में हम लोग इन्हें देखेंगे कि किस प्रकार से साइमन को भगाने में इनका एक प्रमुख योगदान था। भगाने में तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ कि साइमन गोबैक के नारे के साथ इन्होंने उनका कड़ा प्रतिरोध भी किया था लाला लाजपत राय ने। इसके पश्चात 12वां अधिवेशन की बात करेंगे तो 1896 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। अब इस अधिवेशन की सबसे बड़ी खासियत थी कि रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में ही पहली बार कांग्रेस के मंच से
वंदे मातरम गाया गया था, ये याद रखिएगा, बड़ा अच्छा है। और वंदे मातरम का गायन पहली बार 12वें अधिवेशन या 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में गाया गया था, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज के संदर्भ के साथ भी जोड़ करके देख सकते हैं। खैर आइए, अगर हम लोग बात करेंगे वंदे मातरम की, तो इसके रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ। आनंद मठ में उन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की है। आनंद मठ की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सन्यासी विद्रोह से संबंधित एक महत्वपूर्ण कृति है। सन्यासी विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था बंगाल में, ये ध्यान रखेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि वंदे मातरम का जो पहली बार गायन किया गया था वह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम गुरुदेव है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा। अब 22वें अधिवेशन की बात करेंगे जो कि 1906 कलकत्ता में आयोजित की गई थी। अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई और इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मंच से दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज शब्द का पहली बार उपयोग किया गया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहली बार कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के नेताओं के मध्य मतभेद उभर करके सामने आते हैं, विशेष रूप से अध्यक्ष पद के लिए। लेकिन जब दादा भाई नौरोजी के नाम का प्रस्ताव अध्यक्ष के रूप में रखा जाता है तो गरम दल के लोग भी इस पर अपनी सहमति दे देते हैं। गरम दल के लोगों में ध्यान रखिएगा लाल बाल और पाल, साथ में अरविंदो घोष। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो प्रस्ताव पारित किया गया था इसमें बंगाल विभाजन को रद्द करने का प्रस्ताव, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव और भारतीयों को के स्वशासन से संबंधित ये प्रस्ताव मूल रूप से कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पारित किए गए थे। 23वें अधिवेशन की बात करेंगे 1907 जो कि सूरत में गुजरात में आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे, ये ध्यान रखिएगा। रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष दो अलग अलग व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा। एक क्रांतिकारी थे, एक कांग्रेस के नेता थे। तो रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में सूरत में 1907 का अधिवेशन होता है और इसी में हम लोग कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित होती हुई दिखाई देती है, जो कि प्रत्यक्ष तौर पर हो गई थी। नरम दल और गरम दल दो धड़ों में कांग्रेस पूर्ण रूप से विभाजित हो गई थी, जिसे हम लोग सूरत फूट की संज्ञा भी देते हैं। कांग्रेस का पहला विभाजन यहीं पर होता है, सूरत फूट इसे हम लोग कहते हैं। इसके पश्चात 26वां अधिवेशन 1911 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा किया गया था, यह ध्यान रखिएगा। और इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मंच से राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार गाया गया था और इसके रचनाकार कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में अंग्रेजी में की थी, याद रखिएगा, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, जहां तक मैं सही हूं, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी रचना की गई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 31वें अधिवेशन की ओर आते हैं। तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस का 31वां अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। और इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों में समन्वय की स्थापना हो जाती है, एकजुटता प्रदर्शित करते हैं दोनों दल धड़ों के लोग। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि पहली बार कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, जिसे हम लोग लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। और इसी अधिवेशन में जब महात्मा गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे तो राजकुमार शुक्ल आकर के उनसे मिलते हैं और चंपारण के किसानों की दुर्दशा इनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और चंपारण आने का निमंत्रण देते हैं, जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर लिया था। और 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं, जहां महत्वपूर्ण आपका चंपारण सत्याग्रह का आयोजन गांधी जी के द्वारा किया गया था। यहीं पर मुस्लिम लीग से संबंधित यदि कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में सलीमुल्लाह खान, आगा खां और नवाब बकारुल मुल्क के सभापतित्व में हुआ था। और पहले अध्यक्ष थे आगा खां एवं तथा संस्थापक एवं अध्यक्ष के रूप में सलीमुल्लाह खान, आगा खां और बकारुल मुल्क आदि को हम लोग जानते हैं। 32वें अधिवेशन की बात करेंगे तो 1917 में कलकत्ता में हुई थी और इस अधिवेशन की सबसे खासियत थी कि पहली बार कांग्रेस का जो अध्यक्षता थी
वह एक महिला के द्वारा किया गया था, जो कि थी एनी बेसेंट। भारत में होम रूल आंदोलन की प्रणेता और थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई प्रमुख नेत्री थी ये भारत की, जो कि आयरलैंड से भारत आई थी भारत में सेवा करने के लिए। तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। 39वां अधिवेशन 1924 ईस्वी में बेलगांव में आयोजित हुआ था कर्नाटक में, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। और यहाँ ध्यान रखिएगा 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन था यह एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। 1924 के पश्चात 1925 का साल याद रखिएगा, जब एक भारतीय महिला ने कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, वह थी सरोजिनी नायडू। ये ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 44वें अधिवेशन की जब हम लोग बात करेंगे तो 1929 में लाहौर में आयोजित किया गया था। अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया और भारत के विदेश नीति की घोषणा की गई थी। ये ध्यान रखिएगा। और इसी में पहली बार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। 45वें अधिवेशन की बात करेंगे 1931 कराची में आयोजित हुई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, और यह पहला अधिवेशन था जिसमें मौलिक अधिकारों को लेकर के एक प्रस्ताव पारित किया गया था। साथ ही साथ यहाँ ध्यान रखिएगा कि इससे पूर्व हम लोग देखते हैं कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और लॉर्ड इरविन जो तत्कालीन वायसराय थे उनके बीच दिल्ली समझौता या गांधी इरविन पैक्ट होता है। तो उसके विरोध में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहली बार गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। अब यहाँ पर हुआ क्या कि यदि गांधी जी चाहते, आलोचकों के द्वारा कहा गया कि यदि गांधी जी चाहते तो गांधी इरविन पैक्ट में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बचाया जा सकता था, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाहे, न ही उन्होंने किसी भी क्रांतिकारियों की रिहाई के लिए इरविन से वकालत की थी। ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए कांग्रेस के जो युवा सदस्य थे उन्होंने गांधी जी को काला बिल्ला या काला झंडा दिखाया था। ये एकमात्र पहली बार हुआ था और ये अंतिम बार हुआ था जब गांधी जी को इस प्रकार के विरोध का सामना कांग्रेस के मंच से करना पड़ा था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे तो कांग्रेस के सत्र के सबसे युवा अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1923 के दिल्ली के विशेष सत्र की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी। वहीं गांव में आयोजित प्रथम सम्मेलन था फैजपुर अधिवेशन 1937 में किया गया था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। आजादी की बात करेंगे तो उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। 1946 ईस्वी में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था मेरठ अधिवेशन में। इसके अतिरिक्त एक अन्य अधिवेशन की बात करेंगे जिसकी चर्चा यहाँ पे नहीं दी गई थी लेकिन मैंने यहाँ पे कर दिया है। त्रिपुरी संकट की बात कर लेते हैं जो कि 1939 ईस्वी में घटित हुआ था। त्रिपुरी बेसिकली मध्य प्रदेश में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है त्रिपुरी के विषय में। और यहाँ पर जो संकट हुआ था यह महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मध्य यह संकट उत्पन्न हुआ था। अब हुआ क्या था कि 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस का चयन किया गया था और सुभाष चंद्र बोस लगातार दूसरी बार 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के रूप में चुने जाते हैं और उन्होंने गांधी जी के द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके कांग्रेस की अध्यक्षता फिर से हासिल की थी 1939 में। यहाँ पर गांधी जी ने कहा था कि यह पट्टाभी की हार से ज्यादा मेरी हार है। तो यहाँ पर दोनों नेताओं के ईगो जो थे वो क्लैश हो गए। गांधी जी और नेताजी के मध्य यह यहाँ पे एक ईगो क्लैश होता है और इसके उपरांत अप्रैल 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे देते हैं और यहीं पर इन्होंने मई 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक संस्था का गठन किया जो कि कांग्रेस के अंतर्गत ही रह करके कार्य करती थी। जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया गया नेताजी के द्वारा तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से थे, राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो ये सारे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे कि नेताजी ने किससे पराजित किया था
और नेताजी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया, या गांधी जी को पहली बार काला बिल्ला या काला झंडा किस अधिवेशन के दौरान दिखाया गया था। तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को एक जगह पे मिल जाएंगे, रिवीजन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।